तो हाय प्यारे बच्चों, एक बार फिर से अपने चैनल मैथ विद राजेश में वेलकम करते हैं आपका। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किरण पब्लिकेशन का नंबर सिस्टम का अभ्यास से, और पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको कि हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट किए हैं, और आज हम लोग एक्सरसाइज जितना भी कॉन्सेप्ट था आपका हम लोग तो समझ लिया है, और आज से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए और कैसा होगा वो आप समझिए। और जिनके पास बुक हो वो उनको एकदम क्लास जैसा ही लगेगा, और जिनके पास बुक नहीं है वो बुक जल्दी से खरीद लें, क्योंकि आपको इसमें हमने आपको बताया था इसकी क्वालिटी क्या है। टेस्ट पेपर भी इसमें लगाए गए हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, तो सामने क्वेश्चन है, देखिए क्या है। इसमें कह रहा है 9,05,05,001 है। इसका मतलब इसमें हमें इसको क्या लिखना है, शब्दों को अंकों में लिखना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं और बहुत आसान होते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि करोड़ में कितने अंक होते हैं। तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर आपको करोड़ में कितने अंक दिख रहे हैं तो ये पता होना चाहिए 1 करोड़ में कितने अंक होते हैं, या मैं बोलूँ कितने जीरो होते हैं तो आप बता सकते हैं कितने होंगे। 7 जीरो होते हैं। ठीक है ना। अगर 7 जीरो होते हैं 1 करोड़ में, ठीक है, तो इसका मतलब 9 करोड़ में भी 9 के बाद 7 अंक आने चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। 5 लाख, 9 करोड़ 5 लाख, अब 5 लाख लिख देंगे। 9 करोड़ 5 लाख 4,001। अब देखिए हम ऐसा लिख दिए। हम पहले इसको चेक करेंगे क्या 9 के बाद, देखिए बच्चे ऐसी गलती करते हैं, जैसे मैं समझा रहा हूँ आप ध्यान देना इस बात पे, कि अगर मैं डायरेक्टली इसको लिख दूं, क्या लिख दूं, क्योंकि ये 5 के बाद कितने हैं 9 लाख। ठीक है, 9 करोड़ 5 लाख। अब ये ध्यान देना यहाँ भी हमने कुछ गलती किया है, क्योंकि हम जो लाख बोलेंगे तो लाख के बाद कितने अंक होने चाहिए, लाख में 5 जीरो होते हैं, तो 5 के बाद भी कितने अंक होने चाहिए, 5 अंक होने चाहिए। इसका मतलब हमने एक जीरो कहीं ना कहीं मिस किया है। तो आपको ऐसी प्रॉब्लम आएंगी जिनको बच्चों को बिल्कुल नहीं आता, वो ध्यान दें। ऐसे लिख कर फिर चेक करें। 9 जीरो होने चाहिए, मतलब 9 के बाद कितने अंक होने चाहिए, 7 अंक होने चाहिए 9 के बाद, क्योंकि 9 करोड़ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब 1 जीरो हम यहाँ बढ़ा देंगे। तो अब देखिए इसके बाद फिर देखें कि 5 लाख बोल रहे हैं, और लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं, इसलिए लाख 5 के बाद 5 अंक होने आपके पास होने चाहिए। बट कितने अंक हो रहे हैं, क्योंकि 4,001 तो हमने सही लिखा है, इसका मतलब 1 जीरो अगर यहाँ हम बढ़ा लें तो। अब इसको अगर ध्यान दें तो कितनी आसानी से आपके कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, क्योंकि 9 करोड़ और 9 करोड़ के बाद देखिए तो यहाँ कितने अंक हैं, 7 अंक हैं, और 7 जीरो भी होते हैं करोड़ में। 5 लाख, लाख में कितने अंक होते हैं, 5 जीरो होते हैं, इसलिए 5 के लाख के बाद 5 अंक होना चाहिए, 5 लाख 5 के बाद, और ये भी है। और 4,000, 1,000 में 3 जीरो होते हैं, इसलिए 4 के बाद कितना अंक होना चाहिए, 3 अंक होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, बट आप ऑप्शन से भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है ना, यही फॉलो करा के। अगला क्वेश्चन जो है वो ध्यान देना है, हमें स्थानीय मान निकालने हैं। स्थानीय मान बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं कुछ चर्चा कर देता हूँ अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए स्थानीय मान जो क्वेश्चन आएंगे, इसको प्लेस वैल्यू भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं स्थानीय मान तो बहुत आसान होता है, क्योंकि ये नंबर किस स्थान पे होता है। जैसे मैं बोलूं ये 3 है, स्थानीय मान होता क्या है, रियलिटी में क्या होता है हम जानते हैं। ये प्लेस मतलब क्या होता है, स्थान, उस स्थान पे किस स्थान पर है। ऐसा हम इसको बोलते हैं वंश, मतलब इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, और इसको बोलते हैं हजार। मतलब ये 5, अगर मैं बोलूं 5 का प्लेस वैल्यू निकालिए, तो 5 का स्थानीय मान निकालिए, तो 5 किस नंबर पे आ रहा है, तो कहेंगे हजारावें भागे 100वें, सॉरी यहाँ 100 होगा, तो ये किस भाग पर आ रहा है वो ध्यान देना है हमें। 5 किस अंक पे आ रहा है, 100वें भाग पर हो रहा है, इसलिए इसके क्या हो जाएगा 500। तो सही रूप में आपसे स्थानीय मान का मतलब होता है वो किस नंबर पे आ रहा है। ये आपका वंस होता है, टेंस होता है, और ये क्या होता है 100 होता है। इसके बाद आपका 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, आप समझ रहे हैं आगे। तो ये ध्यान देना है ये किस नंबर पे है। तो सबसे मैं आपसे कहूँ आसान भाषा में, जो बच्चे जानते हैं कि हमें स्थानीय मान जिस अंक का निकालना है वो लिखना है, और जितने अंक होंगे उतने जीरो लगा लेने हैं। अगर मैं 5 का स्थानीय मान पूछूंगा तो आप बताएंगे 500। मैं अगर 2 का स्थानीय मान आपसे पूछता हूं तो 2 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, तो 20 हो जाएगा।
मतलब आप इसको विस्तार रूप में जब लिखते हैं बच्चों तो विस्तार रूप भी यही कहलाता है। जैसे मैं इसका विस्तार रूप लिखूं तो 500 + 20 + 3, तो ये भी क्या है, देखिए ये 2 का स्थानीय मान है, ये 5 का है और ये 3 का है। तो इसका प्रसार रूप भी अपने कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एक्सपेंशन फॉर्म में लिखने के लिए। जैसे मैं कहूँ ये क्वेश्चन तो आसान होते हैं, बट आपको जब दशमलव में स्थानीय मान पूरी कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 4 और यहाँ दशमलव लगा दिया और आपसे बोलेगा मैं 3 का स्थानीय मान, तो क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू तो आप जानते हैं, बट 3 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो ध्यान देना है दशमलव के बाद क्या है, 3 है। अगर मैं इसका प्रसार रूप लिखूं तो आपको बताऊं कि मैं यही फिर करना चाहूं तो मैं थोड़ा सा बेसिक एक बार फिर से समझाता हूं। ये 50 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 52 हो गया। और यहाँ 3 के बाद अगर मैं 100 लगाता हूँ प्लस 4 के बाद क्या लगाता हूँ, 10 लगाता हूँ। फिर मैं यही अगर लिखूं तो 50 + 2 मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ये हो जाएगा 0.03 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से प्रूफ कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं अगर गलत कर रहा हूँ तो 0.4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको मैं ऐड करूँ या 2 डिजिट बनाऊँ, क्या हमारा यही प्राप्त हो सकता है। देखिए 0 में 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, इसका मतलब मैं यहाँ रॉन्ग कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान देना यहाँ 00 ना होगा, 00 यहाँ होगा। ठीक है ना, क्यों होगा, अच्छा ऐसे ही हम चेक करेंगे, क्योंकि आप एक बार इसको माइंड में आ गई तो आप हमेशा गलती नहीं करेंगे। ठीक है ना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दशमलव है और दशमलव के बाद अगर 3 है तो 3 दशमलव का पहला अंक है, तो पहले अंक में क्या होगा, 1 0 लगेगा। और दशमलव के बाद अगर दूसरा अंक ले रहे हैं तो 2 0 लगेगा भाग में, अगर तीसरा अंक ले रहे हैं तो 3 0 लगेगा भाग में। इसका मतलब ये कौन से भाग में ले रहे हैं, तो 3। अब इसको बदल के देखो, 0.3 लिख देंगे प्लस ये 0.04 और यहाँ 2 अंक बना के जोड़ो, देखो ये 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा दशमलव, और इसको जोड़ोगे फिर वही 52 बन जाएगा, मतलब फिर से आपको यही प्राप्त हो गया। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब मैं और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है, मैं 1 का स्थानीय मान फिर आपको कहाँ ध्यान देना है, दशमलव की 3 की, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक है। 1 किस नंबर पे आ रहा है, तो तीसरे नंबर पे आ रहा है। किस नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब 1 के बाद कितना 0 लगेगा, 1 के नीचे 3 0 लग जाएगा। इसी को कभी कभी 1000वें बोल दिया जाता है, कभी कभी ऐसा। जैसे मैं कहूंगा 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 दशमलव के पहला अंक है तो 7 बटे कितना हो जाएगा, आप ध्यान देंगे 10 हो जाएगा। इसलिए यहां बोल सकते हैं 7 10वें। इसका मतलब ये कह रहा है कि 7 बटे क्या है, 10 है। अगर मैं कहूं 3 का स्थानीय मान, तो 3 अब किस नंबर पे आ रहा है, दशमलव के बाद दूसरे अंक पे आ रहा है, 3/100 हो जाएगा। इसलिए 3/100वें बोल सकते हैं, कभी कभी ऐसे ही लिखे आ जाते हैं। तो एक बात आपको समझ में आ गई, दशमलव के बाद ये कितने अंक पर दशमलव लगा है डिपेंड वहां करता है। पहला लेटर ले रहे हैं 10 कितना हो जाएगा, ये पहला लेटर ले रहे हैं 10 जितना पहला अंक लेंगे तो इसका मतलब 10 से भाग होगा, दूसरा अंक लेंगे तो 100 से, तीसरा अंक लेंगे तो 1000 से हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये दशमलव वाला स्थानीय मान है। फिर हम लोग समझेंगे इसका एक अंकीय मान होता है, इसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं। तो अंकीय मान स्थानीय मान पे क्वेश्चन आते हैं, संख्या दे देगा आपसे, कहेगा स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर क्या होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आगे मिल सकते हैं आपको, जल्दी से यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो अभी तक हम लोग ने समझा प्लेस वैल्यू कैसे निकलती है, दशमलव वाले कैसे निकलते हैं। अब मैं थोड़ा समझाता हूँ, इसमें एक और पार्ट आता है अंकित मान, इसको अंकीय बोल देता है कभी कभी, अंकीय मान या जातीय मान, या बच्चों इसी को फेस वैल्यू बोल देता है, फेस वैल्यू। तो
तो ये कुछ नहीं होता है, जिसका पूछेगा आपको वही बता देना है। अगर मैं कहता हूँ कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, अगर मैं कहूँ 4 का जातीय मान या अंकीय मान तो 4 ही हो जाएगा, 3 का अंकीय मान 3 ही हो जाएगा, मतलब जो पूछा जाएगा अंकीय मान वही हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। कभी कभी आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन, ऐसे इसी में आ जाए क्वेश्चन, तो कहेगा 5 का स्थानीय मान और 4 का अंकीय मान का योग बताइए। तो 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा, 4 का अंकीय मान 4 हो जाएगा, तो योग मतलब जोड़ देंगे तो 504 हो जाएगा। ऐसा पूछ लेता है क्वेश्चन। तो अंकीय मान क्या होता है? वही होता है जिसका पूछा जाता है, जिस अंक का पूछा जाएगा अंकीय मान वही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला स्थानीय मान ही पूछा था, जो पहला क्वेश्चन मतलब दूसरा क्वेश्चन जो इसका था उसमें 8 का स्थानीय मान पूछा था। क्या है क्वेश्चन? 98 क्या दिया है? 98,534, 98,534। तो इसमें किसका स्थानीय मान पूछा है? 8 का स्थानीय मान पूछा है। तो 8 लिखेंगे, हमने कहा है दशमलव अगर नहीं लगे हैं तो 8 के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा दो, 8,000 आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा ना देकर क्वेश्चन ऐसे आपको फंसा देता है, 8 गुणे 10 की पावर 3 दे सकता था, तो इससे घबराना नहीं है। कभी कभी ऐसे देकर आपको परेशान करता है, क्योंकि यहाँ 3 जीरो तो 10 की पावर 3 कर देंगे, फिर वही बन जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन है वो ध्यान देना है। जो प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर से पूर्णतया विभक्त हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। हमने कितने अच्छे समझाया सम संख्या क्या होती है, और ये बात आपको समझ में आ गई हो। किससे संख्या कट जाएगी सम संख्या कहलाएगी? 2 से कट जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। 2 से कटने वाली संख्याएं सम कहलाती हैं, 2 से ना कटने वाली संख्याएं विषम कहलाती हैं। तो बेसिक क्लास मैंने समझा दिया है सारा चीज। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथे में भी ऐसी क्वेश्चन है, जो प्राकृतिक संख्याएं से पूर्णतया विभक्त न हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। किससे पूर्णतया विभक्त न हो? हमने अभी समझाया भी, 2 से पूर्णतया विभक्त न हो। जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से पूर्णतया विभक्त न हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। इसका मतलब आंसर इसका भी क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर में फाइंड करना है। ऐसी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जिनके 2 तथा केवल 2 गुणनखंड हों वह कौन सी संख्या कहलाती है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, मैं बोल सकता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी सिर्फ कौन सी संख्याएं होती हैं जिनमें सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं? मैंने गुणनखंड चैप्टर भी पढ़ाया था, तो वह अभाज्य संख्या होती है, और ये मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये प्राइम नंबर होते हैं। कैसे? जैसे मैं अभाज्य संख्या 2 ले लिया, 3 ले लिया, इसके अभाज्य इसके गुणनखंड कितने होंगे? 2 होंगे। देखिए ये सिर्फ 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, इसके अलावा कोई इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं है। मतलब सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 होता है और स्वयं। तो इसके अतिरिक्त हमने बताया था अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभक्त ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। विभक्त होगी तो भाज्य, नहीं विभक्त होगी तो अभाज्य। इसका मतलब ऑप्शन क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभाज्य। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन, हम लोग के थोड़ा से समझना होता है। 173 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? 341। तीसरा ऑप्शन है 437। बच्चों चौथा ऑप्शन क्या है? 451। हमें ये ढूंढना है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। मैंने कहा है अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अन्य संख्या से कटेगी, मतलब जो 2 से कट जाए, 3 से कट जाए। अब डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ाया है, वो यूजफुल है। देखिए पहले तो कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो हमें ये ध्यान देना है। आपसे ये कह रहा है कि कौन सी अभाज्य संख्या है, इसका मतलब 3 संख्याएं भाज्य होंगी, एक ऑप्शन अभाज्य होगा। देखिए 3 से कटता है क्या? इसको चेक करो। 7 3 10 11, 3 से नहीं कटता। अगर ये 3 से नहीं कटेगा तो सिर्फ हमें 5 का नियम लगाना है। अगर 3 से नहीं कटा तो 4 6 पे नहीं जाना, क्योंकि जो 2 से नहीं कटता वो 4 से कभी नहीं कटेगा, न तो 6 से कटेगा, न तो 8 से कटेगा। फिर आगे आप समझ ही सकते हैं, इसमें 2 का गुणनखंड होगा, वो 2 से कभी वो संख्या नहीं कटेगा। इसका मतलब सिर्फ आपको अभाज्य संख्या चुननी है।
इसका मतलब 3 को चुन लिए तो कहाँ चुनना है आपको 5, तो 5 इकाई अंक में 0.5 होना चाहिए, नहीं कटेगा। 7 पे चले जाओ तो 7 से काटेंगे, देखिए 7 दूनी 14, ठीक है, तो कितना बचेगा 3, नहीं कटा। फिर किस पे चेक करेंगे 11 पे, क्योंकि जब 3 से नहीं कटा तो 11 9 से भी नहीं कटेगा। 11 से चेक करेंगे, 11 एकम 11, कितना बचा, नहीं कटेगा। फिर ऐसे चेक करते जाइए आप, 11 से नहीं कटा तो 17 से चेक करो, 17 से भी नहीं कटेगा। 19 से चेक करो, 19 से भी नहीं कटेगा। फिर 23 से चेक करो, 23 से चेक करो, ठीक है। तो आपको वहां तक नहीं जाने हैं, आपको कहाँ तक चेक करने उसका भी नियम बता देना। ऐसे तो बहुत सारी संख्या में चेक करेंगे। अब ये देखना कि संख्या के स्क्वायर के लगभग नियर अबाउट है, तो नियर अबाउट हम मानेंगे तो ये 173 है, तो ये 14 या 13 के करीब होगा, क्योंकि 14 का वर्ग 196 होता है, तो 13 का 169 होता है। मतलब 13 तक की अभाज्य संख्या से ये चेक करना, आगे नहीं चेक करना है आपको। इसका मतलब ऑप्शन तो यही आपका सही होगा। और को चेक कर लो, अभी हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, और को चेक कर लो। 4 3 7 1, अब देखो ये 4 3 7 और 1 8, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक कर डालो। 7 चौक 28 और 7 चौक 28 बचेगा यहाँ से 2 और 4 6, 7 से भी नहीं कटेगा। फिर हम किससे चेक करेंगे 11 से, 11 3 33 और 1 बचेगा तो 11 बन जाएगा, 11 मतलब 11 से कट रहा है। 11 को आप देख के पहचान सकते हैं, अगर ये संख्याओं का योग इसके बराबर आ रहा है देख के बता सकते हैं, ठीक है ना। देखो 3 1 4, ये बीच वाला 4 बराबर है, तो आप देख कर ही बता सकते हैं। जैसे ये देखो, इसको तो आप नियम लगाओ, 7 3 10 4 14, इसका मतलब 3 से तो नहीं कटेगा। फिर किससे चेक करेंगे 7 से, 7 बचे 35, 7 छंग 42 और 7 छंग 42, 1 बचेगा 17 होगा, तो ये भी नहीं कटेगा। फिर किससे चेक करेंगे 11 से, 11 3 33, 11 चौक 44 ज्यादा हो जा रहा है, तो 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से चेक कर डालो, 13 दूना 26, 13 39, ठीक है। 13 39 करने पर कितना बचा आपका, 2 इधर बचेगा और 3 इधर, नहीं 13 39 4 बचेगा और 4 47 हो रहा है, तो 13 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। फिर 17 से चेक करो, 17 दूना 34 और 17 3 51 ज्यादा हो जाएगा, 17 दूना 34, ऐसे चेक करने हमें, ठीक है। अब इसको आप करेंगे तो 17 से भी कटेगा। देखिए हमें ये जाना 21 तक जाना है, 21 का वर्ग 441 होता है, 21 तक जाना, इसी के पीछे कट जाएगा किसी न किसी से। तो 17 से चेक करेंगे तो 17 से नहीं करना आ रहा, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और 17 दूना 34, 17 3 51 ज्यादा हो जाएगा, 13 13 में 7 गया तो 4 जाएगा, तो 7 13 नहीं 9 आएगा, और यहाँ ठीक है। अब तो ये 13 17 से कटेगा नहीं, 17 3 51, 17 चौको 68, 17 5 85, 17 से नहीं कटेगा। 19 से चेक कर डालो, ये कटेगा ना, किसी न किसी संख्या से तो कटेगा, चेक कर लेना है। 19 से काटेंगे तो 19 दूना 38, ये आपको ऐसे चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, टाइम लग रहा है क्वेश्चन में, बट आप ऐसे ही चेक करेंगे तो आप सीख जाएंगे इसको करना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 13 13 में से आ जाएगा 5 और यहाँ 7, देखिए आसानी से कट गया कि नहीं कट गया, 5 इधर आ गया और 19 तिरिक का 57, कितना आसानी से कटा। इसका मतलब ये बात आप समझ गए, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई है, तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि यहाँ से घटाने पर कितना है 13 13, यहाँ 5 आया, फिर 7 19 तिरिक 57, आसानी से कट गया। इसका मतलब ये अभाज्य है। अब इसमें चेक कर लो, 5 4 9 1 10, इसको भी काटो। देखो थोड़ा सा 3 वाले नियम कहीं काम नहीं कर रहे हैं, मतलब 3 वाले अप्लाई नहीं हो रहा है। अब इसको भी चेक करो, ये भी यहीं तक जाएगा, ठीक है। 17 से चेक कर डालो या 13 से कर डालो, 13 3 39, 13 39 कितना बचा, नहीं 17 17 दूना 34, 17 3 51, 17 दूना 34, 11 से चेक कर डालो। 11 वाला तो मैं देख कर ही बताया था आपको नियम, क्या बताया था, अगर इनका योग इनके बराबर होगा तो 11 से कटेगा, हो रहा है। देखिए 1 और 4 कितना हो रहा है, 5 के बराबर हो रहा है, तो 11 से कट जाएगी, 11 44, 11 कम 11, ये भी हो रहा है, मतलब ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। चेक करने का मैंने तरीका आपको बता दिया, कैसे चेक करना है, उसके वर्गमूल तक अभाज्य संख्या से ही काटने, आप श्योर हो जाएंगे वहीं तक कटेगा किसी की संख्या में। तो अभी के बाद समझा दिए, तो मैं पहले ही पहला ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हम चेक कर चुके हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे।
ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लिए हैं आगे। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, और अगला क्वेश्चन क्या है 7 नंबर। इसमें कह रहा अंकों 4 0 और 7 2 4 0 7 2 तथा 1 से बनने वाली छोटी से छोटी 5 अंकों की सम संख्या कौन सी होगी। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या कहेगा, इनसे बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए, छोटी से छोटी संख्या बनाइए और उनका योग कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है। तो यहाँ आपसे सिर्फ सम संख्या बनाना है और वो भी छोटी से छोटी बनाना है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, नियम सब बच्चे ध्यान रखेंगे। छोटा से छोटा बनाना है, सबसे पहले छोटा अंक स्टार्टिंग से लिखेंगे, मतलब इसको किस ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, इसको लिखते समय 0 को पहले नहीं लिखेंगे। जैसे मैं ऐसे लिख दिया 0 2 4 नहीं 1 तो आएगा इधर 1 7, ठीक है, ऐसे में लिख दिया। बट ये 5 अंक नहीं माना जाएगा, 4 अंक ही माना जा रहा है, इसलिए 0 को कहाँ लिखना पड़ेगा, जो सबसे छोटी होगी उसके बाद, 0 के बाद जो होगी यहाँ लिख देंगे। बट अब ध्यान अगर दें बच्चे, तो ये क्या है, सम संख्या नहीं है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, सम संख्या बनाना है। हमारा ये क्वेश्चन है, कह रहा सबसे छोटा होना चाहिए और सम संख्या होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान दें तो हम क्या करेंगे, इन्हें भी इंटरफेयर करेंगे, इसका मतलब इनको एक्सचेंज कर दें हम। ऐसा अगर हम कर दें तो देखिए सम बनाने के लिए इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो ये देखो 4 आ गया। तो अब इससे छोटा अगर बनाएंगे तो नहीं बनेगा, इससे छोटा बनाएंगे, देखिए ठीक है, 2 इधर आएगा, अब 4 इधर लेंगे, तो अब इधर देखिए 2 इधर ले आ रख दीजिए, मतलब 7 यहाँ 2 इधर। अब देखो इससे ये बड़ा हो गया ये वाला, इससे मतलब इससे छोटा अब नहीं बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, कोई ऑप्शन तो जरूर सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सही, ऑप्शन सी सही है। तो ये इस तरीके से इसको बनाएंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में कह रहा है दी गई संख्या से विभक्त तभी होगी जबकि इसका इकाई अंक इतना इतना हो। तो मैंने आपको अभी समझाया, बार बार समझा रहा हूं, वही संख्या अगर इकाई अंक में क्या होगा, आपसे ये कह रहा कौन सी संख्या ऐसी होगी, कौन सी संख्या, कौन सी दी गई संख्या है जिसके इकाई अंक में 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो वह संख्या किससे कट जाएगी, वह संख्या 2 से कट जाती है। इसका नियम मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो जाएगा, कोई दी गई संख्या, कोई दी गई संख्या, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9, कोई दी गई संख्या, अब यहाँ भी आपको भरना है, मतलब क्वेश्चन मार्क समझ सकते हैं, से विभक्त तभी होगी जब इस संख्या के अंकों का योग, अब देखो ये विभाज्यता के नियम पे आधारित क्वेश्चन पूछ रहा है, अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त हो। तो अंकों का योग 3 से पूर्णतया तभी विभक्त होगा जब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त होगा, तो वो क्या होगा, किस संख्या से कटेगी, 3 से कट जाएगी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर दी गई संख्या से विभक्त तभी होगी जब उनके अंकों का योग क्या हो जाए, 3 से विभक्त हो जाए। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका 3 से विभक्त होने वाला रूल पूछा है आपसे। निम्न में कौन सी संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगी, तो 3 से पूर्णतया विभक्त होने का नियम क्या है बच्चों, आप जानते हैं अंकों को योग कर लेंगे। मैंने आपको तरीका समझा, देखिए मैं लिख रहा हूँ पहला क्वेश्चन 8 7 5 6 2, सेकेंड ऑप्शन है स्टूडेंट 8 7 5 6 3, एंड थर्ड ऑप्शन है यहाँ सी करके दिया, तो आप इससे घबराइएगा नहीं, ए बी सी भी लिख सकते हैं, 8 7 5 6 4, एंड ये फोर्थ नंबर का ऑप्शन है 8 7 5 6 5। तो आपसे कह रहा कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी, तो पहले हम 3 का रूल लगाएंगे। 3 का रूल क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ लीजिए, 8 7 15 5 20 20 6 26 और 2 कितना होता है 28। इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा, 28 3 से नहीं कटता है, इसको जोड़ेंगे
8 7 15 5 20 20 6 26 26 3 29, ये भी नहीं कर रहा, 29 30 नहीं करता है। इसको जोड़ेंगे 8 7 15 5 20 20 6 26 26 4 कितना होता है 30 होता है। इसका योग 30 आया, इसका मतलब 30 3 से करता है, इसलिए ये भी आंसर सही हो जाएगा। आगे कर सकते हैं, इसको भी चेक कर लो। 8 7 15 5 20 20 6 26 26 5 कितना हो जाएगा 31, ये भी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। हमने कहा है 3 के रूल में सभी अंकों को जोड़ो, जोड़ने के बाद जो संख्या मिल रही हो, अगर वह 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कटेगी। आपसे ये कह रहा है कौन से 3 से विभक्त होगी, 3 का रूल लगा दो। हमने लगाया, सबको जोड़ने के बाद 30 आ गया, 3 से काटने के बाद वो 30 कट रहा है, इसलिए हमारी संख्या भी 3 से कट जाएगी, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक ध्यान में नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें।